हेलो गाइस, वेलकम टू कैम लर्न पी में आप सभी का स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी का इंस्ट्रूमेंट कैसा वर्क होता है वो हम फ्लो डायग्राम थ्रू हम देखने वाले हैं। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि हमारे पास जो आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी के आईआर स्पेक्ट्रा मिलते हैं उसमें कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। देन एच बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में भी हमने देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, कैसे होती है और अगर होती है तो उससे क्या इफेक्ट होता है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हमें इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी पढ़ना है तो उसका जो पार्ट्स है उसके बारे में हमें समझना पड़ेगा। और आज हम वही ज़्यादातर करने वाले हैं कि सबसे पहले उसके जो पार्ट्स है, जो भी फ्लो डायग्राम थ्रू, वो हम देखने वाले हैं। सिर्फ थोड़ा सा जनरल में इंट्रोडक्शन दे दूं कि यहाँ से हमारे पास रेडिएशन सोर्स निकलेगा। रेडिएशन सोर्स जैसे हमने आगे बताया था वैसे उसमें सबसे पहले तो रेडिएशन सोर्स हम लोगों ने आगे ही देख लिया कि यूवी स्पेक्ट्रोस्कोपी में रेडिएशन सोर्स ऐसे जो लाइट यूज़ होती है वो उसकी रेंज कितनी होती है। वैसे ही आईआर स्पेक्ट्रोस्कोपी में भी हमने देखा कि नियर आईआर, मिड आईआर और उसके बाद फार आईआर, जो भी आईआर रेंज है वो हमें अगर लेनी है, यूज़ करनी है, तो उसके हिसाब से हमें रेडिएशन सोर्स यूज़ करना पड़ेगा। रेडिएशन सोर्स एक्चुअली दो टाइप्स के हो सकते हैं। दो टाइप्स के हो सकते नहीं है ही ऑलरेडी, बट उसमें से हम कौन सा यूज़ करते हैं उसके ऊपर होता है, क्योंकि जैसा हमारा सैंपल होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है सबसे ज़्यादा। तो रेडिएशन सोर्स के बारे में मैं अभी आपको आगे बताता हूँ। उसके बाद जो भी रेडिएशन सोर्स आता है वो एंट्रेंस स्लिट में से क्रॉस होता है। यहाँ पे लेंस आता है। लेंस का काम आप सभी को पता है कि एक जगह पे मेज़र करके देता है हमें। कोई भी लाइट होती है वो स्प्रेड होती है, तो स्प्रेड होने के बाद लेंस के ऊपर जो क्रॉस होता है उसके बाद यहाँ से कोई एक जगह पे गिरती है। तो यहाँ पे भी यही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो लाइट है वो बहुत ही स्प्रेड है। तो उसके बाद जैसे ही लेंस में से क्रॉस हो रही है उसके बाद वो कोई एक जगह पे जाके गिर रही है। उसके बाद यहाँ पे ग्रीटिंग यूज़ किया है। आप ग्रीटिंग अगर यूज़ नहीं करना है तो यहाँ पे आप प्रिज्म भी यूज़ कर सकते हो, दोनों यूज़ कर सकते हो। उसकी जो रेंज होती है वो अलग अलग रेंज होती है। कैसे आपको यूज़ करना है उसके ऊपर होता है कि फॉर एग्ज़ाम्पल अगर जो भी सैंपल आपने लिया है वो सैंपल अगर हाई रेंज वाला है, यानी कि उसका जो स्पेक्ट्रा है वो हाई है, तो आप प्रिज्म यूज़ करो। उसका थोड़ा स्पेक्ट्रा लो है तो आप ग्रेटिंग यूज़ कर सकते हो। ऐसे सैंपल पे डिपेंड रहता है आप ग्रेटिंग यूज़ करते हो या प्रिज्म यूज़ करते हो। तो यहाँ पे ग्रेटिंग है। उसके बाद ग्रेटिंग करेगा क्या, यहाँ पे जो भी लाइट क्रॉस होगी, ट्रांसफर होगी रेडिएशन सोर्स, वो मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्ट करेगा। यानी कि उसमें से विबग्योर लाइट कन्वर्ट होती है। यानी कि विबग्योर लाइट यानी कि जाने वाली पिनारा, जो आपको पता है। तो यहाँ से विबग्योर लाइट में कन्वर्ट होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट में कन्वर्जेशन होता है। उसके बाद यहाँ से एग्जिट स्लिट में से बाहर निकलता है। अब एग्जिट स्लिट में से बाहर निकलता है, यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि स्प्रेड हुई लाइट है, उसमें से कुछ लाइट ही यहाँ से एग्जिट हो रही है। उसके बाद यहाँ पे चॉपर है। चॉपर का काम क्या होता है कि आपको जो भी लाइट यूज़ करनी है, अगर फॉर एग्जांपल येलो लाइट यूज़ करनी है तो यहाँ से येलो लाइट ही क्रॉस होगी। ब्लू लाइट है, वायलेट लाइट है, वो यूज़ नहीं होगी। रेड लाइट यूज़ करनी है तो यहाँ से रेड लाइट ही क्रॉस होती है, दूसरी लाइट यूज़ नहीं होती है। तो चॉपर का काम ये होता है। उसके बाद मिरर पे ट्रांसफ़र होती है, मिरर से रिफ्लेक्ट होके आगे सैम्पलिंग में जाती है। ये आपका डबल बीम है, यानी कि यहाँ पे रेफरेंस आप ले सकते हो। रेफरेंस में आप डिस्टिल वाटर ले सकते हो, ठीक है, या ब्लैंक भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो रेफरेंस में, बट सॉल्वेंट नहीं ले सकते। सिर्फ डिस्टिल वाटर ले सकते हो या ब्लैंक रख सकते हो। तो यहाँ से
एज अ सैम्पल ट्यूब में यानी कि रेफरेंस में जाएगा, रेफरेंस में जाके डिटेक्टर में जाके एम्पलीफायर होके आपको रिकॉर्डर में आपको रिकॉर्ड करके ग्राफ ड्रॉ होते हुए आपको दिखेगा। वैसे ही यहाँ पे यहाँ से मिरर से ट्रांसफ़र होगा, ट्रांसफ़र होकर सैम्पलिंग ट्यूब में जाएगा। सैम्पलिंग ट्यूब में क्या होगा, यहाँ पे जो भी सैंपल लिया होगा उस हिसाब से मैग्नेटिक रेडिएशन सोर्स यहाँ पे एब्जॉर्ब होगा। एब्जॉर्ब होने के बाद कुछ देर के बाद इमिशन होगा। जो इमिशन होता है वो डिटेक्टर डिटेक्ट करता है और आपको ग्राफ देता है। अब यहाँ पे रेफरेंस रखने की ज़रूरत क्या है, तो रेफरेंस इसलिए रखते हैं कि आपको कहते हैं ना कि कंपैरिजन मिले। रेफरेंस आपको पता है कि अगर वाटर लेते हो तो उसका ग्राफ कैसा आएगा, वो आपको पता है। तो वाटर की कंपैरिजन में आपका सैंपल का ग्राफ कैसा है वो आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, इसलिए यहाँ पे रेफरेंस रखते हैं। तो डिटेक्टर से होके एम्पलीफायर से होके आपको रिकॉर्डर में रिकॉर्ड होते आपको ग्राफ दिखेगा। यहाँ पे डिटेक्टर है, डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2। ये डिटेक्टर का काम है जो भी इमिशन लाइट होती है वो उसे डिटेक्ट करना, उसकी रेंज कितनी है वो डिटेक्ट करके आपको देता है और वही एम्पलीफायर थ्रू आपको दिखता है। तो ये है पूरा इंस्ट्रूमेंटेशन ब्लॉक डायग्राम। अब जो भी पार्ट्स है उसमें थोड़ा थोड़ा सा हम समझ लेते हैं तो हमें इंस्ट्रूमेंट अच्छी तरह से पता चल जाएगा। जैसे कि हमने पहले कहा वैसे ही कि रेडिएशन सोर्स है। रेडिएशन सोर्स मैंने कहा वैसे कि 2 टाइप्स के यूज़ हो सकते हैं। फर्स्ट है नर्स ग्लोअर। नर्स ग्लोअर आप यूज़ कर सकते हो। नर्स ग्लोअर यानी कि वो किसका बना होता है, तो जिरकोनियम का बना होता है, ईटरबियम का या यूरेनियम का बना होता है। उसका कुछ मिक्सर है, जैसे कि ZrO2 90% होता है, Y2O3 7% एंड Er2O3 3% होता है। टोटल 100% हो गया, ठीक है। यानी कि 100% आपके यहाँ पे इसका मिक्सर मिलता है, मिक्सर ऑफ ऑक्साइड। ये सब ऑक्साइड्स के मिक्सर है। देखो ZrO2, Y2O3, Er2O3, तो ये सब आपके ऑक्साइड्स के मिक्सर है, इसीलिए यहाँ पे मिक्सर ऑफ ऑक्साइड्स लिया गया है। देन नर्स ग्लोअर एज अ होलो रोड एंड उसका जो डायमीटर होता है वो 2 mm के अप्रोक्सीमेट होता है। डायमीटर यानी कि जो भी नर्स ग्लोअर होता है उसमें होलो रोड यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने आप लोगों ने कोई भी बल्ब देखा होगा, ऐसा अगर बल्ब होता है तो उसमें ऐसा होता है और ऐसे कुछ जाली होती है, ठीक है। तो ये जो जाली है वो जाली की ही बात करते हैं कि ये जो जाली है वो एज अ होलो रोड यूज़ करते हैं हम। किसका रोड होता है, होलो का रोड होता है। एंड ये जो जाली है उसका जो डायमीटर होता है यानी कि राउंड शेप में, तो वो डायमीटर अप्रोक्सी 2 mm उसकी डायमीटर होती है और उसकी लेंथ होती है 30 mm, 30 mm की उसकी लेंथ होती है। ओके। देन ये जो नर्स ग्लोअर हमने यूज़ किया है वो नॉन कंडक्टिव एट रूम टेम्परेचर है, यानी कि हम अगर उसे हीट करेंगे तभी उसमें से रेडिएशन सोर्स जनरेट होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अब उसे हीट करना है तो कितना हीट करना है, 1000 से 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे हमें गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें से रेडिएशन सोर्स हम निकाल सकते हैं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये था नर्स ग्लोअर। एंड सेकंड है ग्लोबर। जैसे हमने नर्स ग्लोअर यूज़ किया वैसे भी ग्लोबर यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि जो ग्लोबर है वो एक्चुअली सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है, सिलिकॉन कार्बाइड का बना होता है और उसमें जो रोड होता है उसका जो डायमीटर होता है वो 4 mm एंड लेंथ होती है 50 mm। जैसे यहाँ पे नर्स ग्लोअर में डायमीटर 2 mm एंड लेंथ 30 mm होती है, वैसे ही यहाँ पे जो रोड यूज़ होता है उसमें उसकी जो लेंथ होती है 4 mm एंड लेंथ 50 mm होती है। ये जो रोड है यानी कि ग्लोबर है, वो ग्लोबर एक्चुअली विदाउट हीटिंग के आप रेडिएशन सोर्स यूज़ नहीं कर सकते उसे। यानी कि ये जैसे हमने यहाँ पे
नर्स ग्लोअर में उसे हीटिंग करना पड़ा था, वैसे ही यहाँ पे भी आपको हीट तो करना ही पड़ेगा, तभी उसमें से रेडिएशन सोर्स प्रोड्यूस हो सकता है, रिलीज हो सकता है। अब यहाँ पे जैसे हमने 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे गर्म किया था, वैसे ही इसको भी 1300 से 1700 डिग्री सेंटीग्रेड पे गर्म करना पड़ेगा, तब उसमें से रेडिएशन सोर्स जनरेट हो सकते हैं, प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल नर्स ग्लोअर एंड ग्लोबर की अगर हम कंपैरिजन करने जाए, तो ग्लोबर की जो आईआर प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है वो कम है और नर्स ग्लोवर की ज़्यादा है। क्यों ऐसा है? तो यहाँ पे आप इजीली डिफरेंस दे सकते हो कि जैसे नर्स ग्लोवर है उसकी टेम्परेचर हीटिंग टेम्परेचर है 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि ग्लोबर की है 1300 to 1700 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी कि ये जो पूरी रेंज है वो रेंज पूरी इस रेंज में आ रही है, 1000 to 1800 डिग्री सेंटीग्रेड में मिक्स हो रही है, इजीली अंदर सेम मैच हो रही है। तो आप अगर नर्स ग्लोअर यूज़ करते हो तो आपको अच्छी तरह से अच्छे रेडिएशन सोर्स प्रोड्यूस कर सकते हो, आईआर रेडिएशन सोर्स कंपेयर टू ग्लोबर सोर्स। ओके, तो ये था रेडिएशन सोर्स। उसमें से आप ग्लोबर या नर्स ग्लोअर दोनों में से कुछ भी यूज़ कर सकते हो, बट सबसे ज़्यादा सूटेबल नर्स ग्लोअर है। देन नेक्स्ट है मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में जैसे मैंने आपको आगे बताया कि वैसे कि आप ग्रेटिंग और प्रिज्म यूज़ कर सकते हो। अगर प्रिज्म यूज़ करते हो तो प्रिज्म एक्चुअली अल्कली मेटल हैलाइड का बना होता है, जैसे कि NaCl, KBr, लिथियम है, सीरियम ब्रोमाइड है। वैसे भी ग्रेटिंग भी ऐसा ही है, ग्रेटिंग एज अ लूप टाइप होता है, जैसे यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो ऐसी लूप होती है, जैसे कि एक पोर्शन ऐसा होता है और दूसरा उसके ऊपर ऐसे लूप होती है। ठीक है, तो ऐसे एज अ लूप टाइप ग्रेटिंग होता है। तो ये जो पोर्शन आपका बना होता है वो ग्लास या सिलिकॉन का बना होता है, ये वाला पोर्शन, यानी कि ये वाला पोर्शन जो है वो, तो यहाँ पे ग्लास का या बना होता है, और ये जो पोर्शन होता है एज अ लूप टाइप वो जैसे प्रिज्म में बना है वैसे NaCl, KBr, लिथियम, सीरियम ब्रोमाइड का बना होता है, यानी कि अल्कली मेटल हैलाइड का। तो यहाँ पे अगर हम रेंज की बात करें, अगर हम IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में प्रिज्म यूज़ करते हैं तो उसकी जो रेंज होती है वो होती है 15,000 to 20,000 लाइन यूज़ होती है। अगर प्रिज्म यूज़ करते हो तो इतनी लाइन आप यहाँ पे आपके पास होती है अवेलेबल, उसमें से आप अच्छी तरह से पूरी रेंज आपको मिल जाती है, उसकी रेंज में से आप सूटेबल जो भी लाइन है वो आप यूज़ कर सकते हो। जैसे अगर आप ग्रेटिंग यूज़ करते हो तो ग्रेटिंग में भी अप्रोक्सी 10,000 to 15,000 लाइन यूज़ होती है इन IR स्पेक्ट्रोस्कोपी। अभी अब सिर्फ मैं IR स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात कर रहा हूँ, UV स्पेक्ट्रोस्कोपी की अदरवाइज स्पेक्ट्रोस्कोपी की बात नहीं कर रहा हूँ। तो ये रेंज है, इस रेंज में अगर आप अगर सूटेबल है तो आप यूज़ कर सकते हो। बट अगर IR स्पेक्ट्रोस्कोपी आप यूज़ करते हो तो उसमें एज अ मोनोक्रोमेटर सबसे ज़्यादा सूटेबल है प्रिज्म। प्रिज्म सबसे ज़्यादा सूटेबल होता है क्योंकि उसकी जो IR रेंज है वो 15,000 to 20,000 पर लाइन है, यानी कि उसमें 90% सभी कंपाउंड की लाइंस आ ही जाती है। तो वहाँ से सबसे ज़्यादा सूटेबल प्रिज्म है IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में। अब लाइन यानी कि क्या, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो मोनोक्रोमेटिक लाइट कन्वर्ट हुई है वो जो हमें लाइट दिख रही है, पर यहाँ से ऐसे लाइन निकलती है, ऐसे लाइन निकलती है। ठीक है, तो ये जो टोटल लाइन हम कैलकुलेट करें ना, तो इस लाइन की बात हो रही है कि 15,000 to 20,000 लाइन यहाँ से कन्वर्ट होती है। वैसे ही ग्रेटिंग में है, ये इस लाइन की बात हो रही है कि यहाँ पे 10,000 to 15,000 लाइन
यहाँ से ट्रांसफ़र होती है। तो ये था मोनोक्रोमेटर। मोनोक्रोमेटर में एक्चुअली मैं आपको आगे बताना भूल गया कि मोनोक्रोमेटर में टोटल इतना पोर्शन अंदर ऐड होता है, यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि एंट्रेंस स्लिट से लेंस तक, लेंस से ग्रेटिंग प्रिज्म तक और एग्जिट स्लिट, इतना मोनोक्रोमेटर में ऐड होता है। उसके बाद चॉपर से आपका अलग होता है। अगर फॉर एग्जांपल ऐसा कहे कि मोनोक्रोमेटर का आइडेंटिफिकेशन दो, तो इसमें ये सब आता है। एग्जिट स्लिट आती है, एंट्रेंस स्लिट, लेंस, प्रिज्म और ग्रेटिंग, दोनों में से कोई भी एक वो आता है। तो हमने यहाँ पे मोनोक्रोमेटर की ही बात की, जैसा अभी कहा वैसे मैंने। देन उसके बाद है डिटेक्टर। जैसे मैंने अभी ब्लॉक डायग्राम में दिखाया था, डिटेक्टर 1, डिटेक्टर 2 डिटेक्टर है। डिटेक्टर की वैसे तो बहुत लंबी सी रेंज है टाइप, बट उसमें से हम कुछ ही देखने वाले हैं, बट सिर्फ नाम ही देखने वाले हैं। इसकी हमें वर्किंग कंडीशन नहीं देखनी है, सिर्फ हमें यही देखना है, क्योंकि हमें IR स्पेक्ट्रोस्कोपी में डिटेक्टर कौन से सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं वही देखने हैं। तो जैसे कि यहाँ पे डिटेक्टर, बोलोमीटर आप यूज़ कर सकते हो, थर्मोकपल यूज़ कर सकते हो, थर्मिस्टर यूज़ हो सकता है, गैलो यूज़ होता है, फोटो कंडक्टिविटी डिटेक्टर हो सकता है, सेमीकंडक्टर डिटेक्टर हो सकता है। ये सभी डिटेक्टर आप यूज़ कर सकते हो, बट उसमें से सबसे ज़्यादा सूटेबल एंड सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला जो डिटेक्टर है वो है, एक तो फोटो कंडक्टिविटी डिटेक्टर एंड सेकंड है थर्मिस्टर। ये जो 2 डिटेक्टर है वो सबसे ज़्यादा यूज़ होते हैं। देन नेक्स्ट है, यहाँ पे डिटेक्टर में हम उसकी रेंज और से इसकी बात नहीं करेंगे। उसके लिए अगर हम वीडियो बनाएंगे तो अलग से एक वीडियो हो जाएगा, तो इसके लिए हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे, बट अभी उसकी ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम अभी नहीं बनाएंगे। बट जैसे उसकी रिक्वायरमेंट होगी तो हम उसे बना के पोस्ट कर दूँगा। देन उसके बाद है सैम्पलिंग टेक्निक, यानी कि सैंपल में जो भी होता है वो, बट सैम्पलिंग टेक्निक अभी नहीं देखते। अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो वीडियो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो जो सैम्पलिंग टेक्निक है हम नेक्स्ट लेक्चर में रखते हैं। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो, इंस्ट्रूमेंटेशन ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करो, शेयर करो एंड कमेंट करो। एंड अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकॉन प्रेस कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।